अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। मकामी रोजनामे में खबर शाया हुई जिसमें कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना एम शमीम ने 10 नवंबर 2021 को ऊर्द कमिश्नर के सामने अपने बयान हल्फी में कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हाई कोर्ट के एक जज को हुक्म दिया था कि 2018 के आम इंतखाबात से कबल मरीम नवाज और नवाज शरीफ को जमानत पर रिहा न किया जाए। इस खबर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया और तमाम फ़रीक़ैन को मंगल की सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया है। ये बहुत अहम खबर थी और इस हवाले से आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का बयान भी आ गया कि जनाब नून लीग अदालतों पर असरअंदाज होने से मुतालिक एक तारीख रखती है, ये खुद फंसेंगे, ये कहना है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का। जबकि नून लीग का राना शमीम के इंकशाफात का मामला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिलगित के साबिक चीफ जज से मुतालिक खबर का जो नोटिस लिया है उस हवाले से नून लीग ने भी मामला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान कर दिया है। जबकि दूसरी जानिब EVM और इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन और हुकूमती जो इत्तेहादी हैं क्या वो एक पेज पर आ चुके हैं, क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को फ़ोन किया है, अपोजिशन के लाएअमल पर तबादला ख्याल किया है और पार्लियामेंट का इजलास बुध को तलब कर लिया गया है, जिसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि 8 बिल पेश किए जाएंगे जिसमें EVM और इंतखाबी इस्लाहात का बिल भी शामिल होगा। इस पर हम बात करेंगे कि जनाब क्या हो सकता है इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, EVM के हवाले से, और क्या हुकूमती इत्तेहादी अपोजिशन के साथ एक पेज पर हैं या हुकूमत के साथ एक पेज पर हैं। ये मामला बहुत अहम है और जिस तरह कहा जा रहा है कि जी लॉन्ग मार्च भी हो सकता है और पार्लियामेंट में तब्दीली भी आ सकती है, तहरीक अदम एतमाद भी पेश की जा सकती है। ये बहुत अहम मामला है और जिस तरह आज ये एक खबर बीच में गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज के हवाले से आ गई है, इस पर भी एक दोनों तरफ से बहुत सारे बयान आ रहे हैं, ख़ासतौर पर PTI और नून लीग की जानिब से। इस पर भी हम बात करेंगे और कराची की सियासत में जो हलचल हुई है प्रोग्राम के आखिर में उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि MQM पाकिस्तान के तमाम धड़े एक होने जा रहे हैं। इसी सिलसिले की मुलाकात हुई थी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की दुबई में साबिक गवर्नर सिंध इशरत उल इबाद साहब से, और उसके बाद वो कराची आ गए हैं। आज उन्होंने बात भी की थी। इस पर हम बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महफूज यार खान साहब, MQM के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम महफूज यार खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सरवर आपके? जी बिल्कुल। डॉक्टर महफूज यार खान साहब क्या कहेंगे, ये जो आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई, गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज हैं राना एम शमीम, उन्होंने बयान हल्फी दिया 10 नवंबर को उच्च कमिश्नर के सामने, जिसमें उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने 2018 के आम इंतखाबात से कबल मरियम और नवाज शरीफ साहब की जमानत ना हो, ये कहा था। सर, इस तरह की जो बात आती है कि साबिक चीफ जस्टिस पर कोई बात की जाए, दूसरा जज ने अगर इल्जाम आयद किया है, तो सर आइन और कानून की रोशनी में आप चूंकि पाकिस्तान के मारूफ लॉयर भी हैं, इस हवाले से थोड़ा सा पहले बता दीजिए क्या हो सकता है। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में नोटिस लिया है और अब ये मामला जो है वो सबजुडिस हो गया है, लिहाजा इस पे कोई फैसला आने के बाद ही मैं अपनी राय कायम करूंगा। आप मुझसे जनरल सवाल पूछिए। सर, जनरल सवाल में पूछना चाह रहा हूं कि इस तरह के जो बयान हल्फी आते हैं क्या किसी सियासी जमात को फायदा पहुंचाने के लिए होते हैं? सर, ये तो उस आदमी की नीयत पे डिपेंड करता है। अगर वो किसी सियासी जमात को फायदा पहुंचाना चाहता है तो कंटेंट्स ऑफ द एफिडेविट जो है इस बात की वजाहत कर देते हैं कि वो किस जमात को इसका फायदा होगा और कौन सी जमात को नुकसान होगा। अच्छा सर, बतौर लॉयर आप थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए। शमीम को मैं जी राना शमीम को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, हमारे कोलीग रहे हैं, हमारे साथ प्रैक्टिस की है। सिंध में ये प्रोसिक्यूटर जनरल थे, उसके बाद एजाज जज बने PCO पे और उसके बाद इनकी पोस्टिंग हो गई गिलगित बल्तिस्तान में। और उस जमाने में अगर ये बात थी तो राणा साहब को उस वक्त इनिशिएटिव जरूर लेना चाहिए था जिस वक्त का ये वाकया था। रिटायरमेंट के बाद जब आदमी दूसरी नौकरी तलाश कर रहा हो तो इस किस्म के एफिडेविट्स वगैरह जो हैं वो आम आदमी की नजर में कोई अहमियत नहीं रखते हैं, लेकिन कोर्ट को इस पे मुकम्मल इख्तियार हासिल होना चाहिए, क्योंकि आइन के एतबार से अगर हम देखें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में भी ये चीज आ सकती है और इससे जिन जमातों को या जिस शख्सियात को फायदा हो रहा है वो फायदा नहीं होता है, फिर उनकी जात को नुकसान होता है। अच्छा, नुकसान होता है। अच्छा, ये अदालती जाहिर कार्रवाई पर, अच्छा ये जो पुराने केसेस हैं सर नून लीग के,
इस तरह के बयान अगर किसी को फायदा दे रहे हो तो क्या आप समझते हैं कि पुराने केसेस में अगर किसी को सजाएं हो चुकी हैं तो उस पर कुछ फर्क पड़ सकता है? सर देखिए, ये केसों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी किस्म की कंप्लेन चल जाए, केसेस के फैसले एविडेंस की बुनियाद पर होते हैं। हमारे देखिए, आपने एविडेंस ना होने के बावजूद हम 5 साल से कोर्टों के धक्के खा रहे हैं, और उसमें मुत्तहदा कौम पाकिस्तान की मरकजी क़यादत से लेकर हमारे सेक्टर और टाउन के ओहदेदारान जाए तो हमारे पास आते हैं। तो ये लोगों को ये चाहिए, जुडिशरी को भी चाहिए कि सियासी लोगों के मुकदमात जल्द निपटाएं ताकि। अच्छा जी, महमूद यार खान साहब हमारे साथ ही रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। पाकिस्तान के लिए। SIUT में आने वाले हर 10 में से 7 बच्चे गुर्दों की पथरी के मर्ज में मुब्तला हैं। दिस इज एन अलार्मिंग नंबर। ये मेरा बेटा है, ये भी दोनों, एक गुर्दे में 4 पथरी हैं। अभी क्या करें? SIUT वो वाहिद इदारा है जो गुर्दे और मसाने की पथरी में मुब्तला बच्चों के इलाज के लिए तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम कर रहा है। आइए मिलकर ये मासूम जिंदगियां बचाएं। अपने एहतियात देकर तशखीस के लिए टेस्ट, लिथोट्रिप्सी और सर्जरी में ताउन करें। 111 डोनेट पर कॉल करें या फिर www.siut.org पर ऑनलाइन ट्रांसफर करें, क्योंकि SIUT एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर महफूज यार खान साहब, हम डॉक्टर महफूज यार खान साहब से बात कर रहे थे कि क्या हो सकता है, क्योंकि क्या बयान हल्फी का मकसद नून लीग कायदीन के खिलाफ जो केसेस हैं उसको मुतनाज़ा बनाना है, जिस तरह का चीफ जज M राना साहब ने जो बयान दिया है, ख़ासतौर पर राना शमीम साहब के बयान की मैं बात कर रहा हूँ। अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने पर तौहीन अदालत भी हो सकती है, यही कहा है डॉक्टर महफूज यार खान साहब ने भी। अच्छा, एक और बड़ा अहम मामला है पार्लियामेंट के हवाले से, जिस तरह मैंने कहा आपसे कि बुध को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास गवर्नमेंट ने बुला लिया है, और अब EVM, एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से बहुत अहम बिल आना है, उसके अलावा इंतखाबी इस्लाहात पर उसका भी बिल आना है। और शेख रशीद साहब और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भी ये कहा गया कि 8 बिल हैं जो पेश किए जाएंगे। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी भी, एक खबर ये भी आ रही है कि वो एक पेश पर आ गए हैं। हुकूमती इत्तेहादी यानी कि GDA की मैं बात करूँ, MQM पाकिस्तान है, बाप पार्टी है, काफ लीग है, इस तरह जो 4-5 इत्तेहादी हैं PTI के, वो कहा जा रहा है कि अपोजिशन के साथ राबते में हैं और वो EVM मशीन पर। और इसी पर मैं बात कर रहा था डॉक्टर महफूज यार खान साहब, बुध को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो रहा है, तो सर EVM के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से और इंतखाबी इस्लाहात का बिल भी वहाँ पेश किया जाएगा। और एक खबर यह भी है कि अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी जो हैं एक पेश पर आ गए। सर आप कंफर्म कीजिएगा कि क्या आप अपोजिशन की तरफ हैं, उनसे बात हो गई आपकी, या गवर्नमेंट को ही अगर ये बिल सामने आते हैं तो वोट देने आप लोगों ने? देखिए, हमारे एतराजात EVM पर जो हैं, खासतौर से मुझे ये बात तो बहुत ही खल रही है वजीर इख्तिलाफ की, जिन्होंने कहा कि कानून बनाने वाला वजीर कानून भी इनका है और IT का मिनिस्टर भी इनका है, मशीन भी इन्होंने बनाई है। तो ये हक़ाइक़ से जब भागेंगे ये लोग, तो फिर हमें इनके खिलाफ बात करना पड़ेगी। हकीकत ये है कि ये जो मशीन थी, वो जब ये साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर थे, खुद वजीर इख्तिलाफ मौजूदा, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी। उन्होंने तो वेंटिलेटर भी इंट्रोड्यूस करा दिया था। जी जी बिल्कुल। वजारत चेंज होने के बाद एक शिबली फराज के बाद ये मंशूरी आई है। जब शिबली फराज साहब वजीर आजम की हिदायत पर MQM के आरजी दफ्तर पर आए थे, तो वहां पर बहुत सारे एतराजात उठाए थे।
इनका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, नहीं, वो बिल के हवाले से कह रहे हैं कि सारा बिल जो ड्राफ्ट किया था वो तो फरूक नसीम साहब ने किया है और ये मौजूद थे अमीनुल हक साहब, दोनों वजीर आपके हैं। सर, ये ड्राफ्टिंग और मौजूदगी दो अलग अलग चीजें हैं। ड्राफ्टिंग वज़ारत कानून को जो हिदायत देगा वजीर आजम, उसकी बुनियाद पर करेगा। जो सिगरेटरी ला करके देगा, वजीर का कंधा इस्तेमाल जरूर होता है, लेकिन हमें इस पे कोई इतराज नहीं है। ड्राफ्टिंग वो 50,000 और बिल कर लें, इसलिए उनको मंजूर तो कौमी असेंबली ने करना है ना। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो बुध को जो इजलास हो रहा है महफूज यार खान साहब, तो उसमें आप अगर ये बिल पेश होता है तो हुकूमत का साथ नहीं देंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? सर, मैं अभी ये वादे अल्फाज में आपसे नहीं कहना चाह रहा हूँ। हमने इसकी वजाहत भी की है और कहा है कि जब तक हम इससे मुतमईन नहीं हो जाएंगे इसके पूरे अमल से, और हमारी राब्ता कमेटी इस बात का फैसला नहीं करेगी, तो हम उसके बाद इनको इस पे वोट देंगे, वरना हम इसके साथ पार्टी नहीं बनेंगे। अच्छा, पार्टी तो नहीं बनेंगे। अदील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं, मेंबर हैं सिंध असेंबली। अदील, आप भी सुन रहे हैं कि आपके इत्तेहादी अब तक मुतमईन नहीं है। बुध को इजलास है, अगर आज मुतमईन नहीं है तो कल सिर्फ एक दिन रह गया है, तो क्या मुतमईन कर सकेंगे अपने इत्तेहादियों को? वरना तो हुकूमत को सुक्की का सामना करना पड़ेगा ये बिल लेकर आई तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, हमारे जो इत्तेहादी हैं, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम एमकेएम पाकिस्तान हो, चाहे वो जीडीए हो, हर इत्तेहादी के पास वफाकी वजारतें मौजूद हैं। काफ लीग के पास 2 वफाकी वजारतें हैं, एमकेएम के पास 2 वफाकी बड़ी इंपॉर्टेंट वजारतें। अच्छा, 2 नहीं है एमकेएम के पास? अदील जी, का अपना ही आदमी है। 2 वजारतें नहीं है, वो कह रहे हैं एक तो आपका अपना आदमी है, एक वजारत है हमारे पास। दूसरी हमने ली नहीं। ये तो इनका मौकफ है ना, ये तो इनका मौकफ है। सर, तो ये चाहते जिनका हैं कि वजीर है वो नहीं उनको- मान रहे अदिल साहब, तो आप कह रहे हैं जबरदस्ती एमकेएम का वो वजीर है। भाई वो एमकेएम पाकिस्तान के टिकट पे आया है, एमकेएम पाकिस्तान के कोटे पे बना है। अगर ये नहीं मानते, इसको डिसोन करते हैं, उसको पार्टी से निकालें, अपने उसका निकालें, पार्टी से टर्मिनेशन का लेटर निकालें, उसके बाद हम मानेंगे। हाँ, कि महफूज यार खान साहब, ये बात भी वजन है। वो कह रहे हैं अगर आप उसको वजीर ही नहीं मान रहे अपनी पार्टी का, आपकी पार्टी का अगर नहीं है, टर्मिनेट करें उसको, ये ना किस जमात के हैं, उसको टर्मिनेट करें पार्टी से। अभी अगर आपने मुझसे सवाल पूछा तो मेरा जवाब सुन ले फिर। जी जी। हमारे यहाँ एक तो तरीका हमारे जो इत्तेहादी हैं, इत्तेहादियों में करेंगे अपने आप को, ऑटोमेटिक उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। तो अभी खत्म करने वाले हैं आप लोग? हम क्यों करें? सर, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी यही बात कर रहे हैं कि हमारा वजीर नहीं है, अमीनुल हक साहब सिर्फ वजीर हैं। अदील ने सही बात की कि अगर हम नहीं मान रहे तो फिर साफ कहते हैं कि जी हमारा वजीर नहीं है, ना हमारी पार्टी से ताल्लुक है। नहीं, अभी कह नहीं सकते। मैंने खुद वोट दिया और मुफ्ती में दिया। तो पार्टी का तो है ना फिर आपकी? पहला वोट तो मैंने दिया था सेनेट में उनको। आपकी पार्टी से ताल्लुक है या नहीं है? हमारी पार्टी से मुंतखब हुए हैं, तो जब तक वो खुद पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे वो हमारी पार्टी के बाकायदा मेंबर। बस आपकी पार्टी से ताल्लुक है तो अदील, ये तो फिर बात वही हो गई कि वजीर तो फिर एमकेएम के खिलाफ। फजूल बात है ना, जी, ये फजूल बात है कि हमारा पार्टी से मैं मुंतखब भी हूँ और पार्टी से ताल्लुक भी नहीं है, पार्टी से मुंतखब भी हुए और एमकेएम के वजीर भी नहीं है। मतलब ये तो ऐसी खामखा। ऐसे तो आपके बहुत सारे जमा है जो इधर उधर से आके पूरी देखें, इनसे प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आपने अपनी बारी में बात कर ली। अब अगर मुझे इजाजत दे तो मैं सर, आपकी इत्तेहादी है वरना वोट नहीं मिलेगा। इत्तेहादी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरा टाइम भी लेंगे। जिस अंदाज से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने अंदाज को जरा दुरुस्त कर लें। चलिए आप आपस में चले, अदिल आपस में नहीं चलिए, सवाल पे आ जाए। अगर मेरा अंदाज आपको ठीक नहीं लगा तो मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। अपनी इंडिपेंडेंट सोच है। मैंने इंडिपेंडेंट सोच, ठीक है। आप इमरान खान, मेरे ख्याल से अली सरवर साहब आप इनका सोलो शो कर लें प्लीज। जी जी, आप अदिल अपना इसका जवाब दे दीजिए कि ये इनका सोलो शो कर लें ताकि वो नहीं, उन्होंने इसलिए कहा है कि जी मैं अपनी बारी में बोलूंगा, ये अपनी बारी में। ठीक है, अच्छा आप बताइए कि क्या कह रहे हैं इसमें। मैं आपकी मैं तो बात सुन रहा हूँ ना, इनकी पूरी बात मैंने तवज्जो से सुनी। अब जब मैं जवाब देने लगा हूँ तो बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं बात। जी जी अदिल फरमाइए। नहीं, अगर इंटरप्ट करेंगे तो बात तो नहीं हो सकती, फिर इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं आप बात कर इंटरप्ट कर रहे लीजिए, वो कह रहे हैं बात कर लीजिए। जी देखिए, मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारे जितने इत्तेहादी हैं वो सब माशाल्लाह से वफाकी वजारतों में मौजूद हैं। बिल्कुल, जीडीए के पास भी वफाकी वजारत मौजूद है, काफ लीग के पास भी है,
काफ लीग के पास 2 वफाकी वजारतें हैं, पंजाब के सूबे में भी उनके पास वजारतें हैं, उनका पीटीआई के उस पर उनका सेनेटर भी मौजूद है अपर हाउस में। इसी तरीके से एमकेएम पाकिस्तान के पास 2 वजीर हैं। तो जो ये ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो प्रोसेस है, ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। ये प्रोसेस जो है ये एक अरसा दराज से चलता हुआ आ रहा है। और हमारे इलेक्शन का ये नारा था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है वो इस मुल्क में जब लेकर आएंगे आप, ठीक है, बिल्कुल शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, हर जमात दूसरे जमात पे धांधली का इल्जाम लगाती रहेगी, तो इस मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आने वाली, इसका निज़ाम बेहतर होने नहीं लगा। इलेक्शन चोरी करके कोई अगर बनता है, 2014 का हमारा पूरा धरना, पूरी कैंपेन जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए थी। हमारी कैंपेन की सक्सेस से जो है वो जुडिशल कमीशन बना, जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग्स आई, 40 फाइंडिंग्स उनकी थी, सारी की सारी पॉइंट आउट कर रही थी कि इलेक्शन इस मुल्क में शफाफ नहीं होते। आप हिस्ट्री पाकिस्तान की देख लें, कोई ऐसा इलेक्शन नहीं जाहिर सब पे सब उंगली उठी है हर इलेक्शन पे। अच्छा, अब ये अदिल मसला ये है कि अब जो पोजीशन हो गई है, इत्तेहादी आपके जाहिर है वो कह रहे हैं कि हमें मुतमईन नहीं किया गया, तो अब अगर ये बिल आता है बुध को, तो आपके पास क्या इतलात हैं कि मना लिया जाएगा जब उससे पहले इनको, या ना भी वोट दें तो आप लोगों ने ये बिल लाना ही है? देखें, मैं मुझे कंप्लीट करने दें। अब बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारे इत्तेहादी हमारे साथ ऑन बोर्ड रहे हैं। इनके जो, जिस तरह से इन्होंने खुद भी कहा कि इनके वजीर जो है वो उसको ड्राफ्ट कर रहे हैं बिल को, इनके जो आईटी के मिनिस्टर हैं वो उसकी टेक्निकलिटीज भी समझते हैं, इनको पूरी उसकी ब्रीफिंग भी दी गई है। इनके मिनिस्टर जब कैबिनेट के अंदर बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली उनको सारा पता है, तो हुकूमत के साथ एक लंबी डिस्कशन में चल रहे हैं। लेकिन ये जो आखिरी वक्त पर किसी भी जमात का ये कहना कि हम मशरूत करेंगे इसको, हमें जो है वो एतमाद में नहीं लिया गया, जब उनके वफाकी वजीर काबीना के अंदर मौजूद हों, उसके बावजूद ये कहें, तो ये मेरे ख्याल से ये इंडिकेशन नहीं है कि वाकई में इनको एतमाद में नहीं लिया गया। इस बात का मतलब कुछ और होता है। अच्छा, ब्लैकमेलिंग है इसका मतलब, ये कहना चाह रहे हैं आप? ब्लैकमेलिंग है? हाँ, इसका मतलब कुछ और होता है। ये काफ लीग का मैं कल सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि हमें जो है वो हमें एतमाद में नहीं लिया जाता गवर्नमेंट में, और हम खुश नहीं है। तो 2 वफाकी वजारतें लेकर, 2 सूबाई वजारतें लेकर, एक सेनेट की सीट लेकर, उसके बावजूद भी अगर खुश नहीं है तो ये वैसा ही है कि जैसे वो 10-11 बच्चे पैदा होने के बाद भी कहे खातून के मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, तो ये वो इनको सच्चा प्यार नहीं मिला। अच्छा, प्यार नहीं दे रहे आप। चलो इसमें मैं आरिफ जतोई साहब, इकबाल खान साहब ने ज्वाइन कर लीजिए। आरिफ जतोई साहब जीडीए के सीनियर रहनुमा हैं, इकबाल खान साहब मामले खसूसी वज़ीर आला सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताल्लुक। आप लोगों को खुश आमदीद। इकबाल साहब आपकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन आरिफ जतोई साहब आप क्या कहेंगे? एक तरफ तो वजारतें और दूसरी जानिब हुकूमत को ईवीएम पर और इंतखाबी इस्लाहात पर जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं या सबको इकट्ठा ही का इशारा हो गया है, जानबूझकर आप लोग सर वोट नहीं देना चाह रहे। ये अदिल भी यही बात कर रहे हैं कि एक तरफ तो 2-2 वजारतें ली हुई हैं और फिर वफाक में बैठे हुए तमाम चीजें आपके सामने हो रही हैं, अचानक कहा जाता है कि हमें बात में नहीं लिया। तो देखें ना, वजारत के साथ हर मसला हल नहीं होता। जाहिर है हर एमपीए का, हर एमएनए का, हर सेनेटर का अपने हल्के में मुख्तलिफ मसले मसाइल होते हैं। और अगर आप वजारत की बात करेंगे, वो एक वजारत ठीक अच्छी बात है, हाँ हम भी इत्तेहादी है, हमारे पास भी वजारत है, लेकिन वजारत हर चीज का हल नहीं है। फर्ज करें मेरा हल्का जो है वो देहात में है, तो मेरे एज ए मेंबर मेरे मसले मसाइल मुख्तलिफ हैं बनस्बत जो मेंबर जो कराची से इलेक्ट होता है या कोई और बड़ा शहर से या हैदराबाद से या सकत से इलेक्ट होता है। तो वजारतों के हिसाब से ठीक है, अच्छी बात है वजारत है, उसका सिर्फ वो क्या कहते हैं निशानी है कि हम इस हुकूमत के साथ है, इसलिए हमारे पास वजारत है। अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं नहीं चले, वो तो निशानी तो है, निशानी तो है नहीं इसमें आरिफ जी, तो साहब निशानी तो है ठीक है, लेकिन ये बताइए कि एतमाद में फिर किस तरह लिया जाए आपको? मतलब क्या सोचा हुआ आपने, एतमाद में किस तरह लिया जाएगा? 1-2 वजारतें और दी जाए आपको, या क्या किया जाए ऐसा कि जिस पर आप मुतमईन हो इस गवर्नमेंट से? तो वही बात है, वजारत से हर मेंबर का मुख्तलिफ मसले मसाइल होते हैं। बेहतर ये होता कि सारे मेंबरों को जो इत्तेहादी दोस्त हैं वो पार्टी वाइज बुलाएं या इकट्ठे बुलाएं या जैसे करें, और सब हर मेंबर से आप राय लें कि हर मेंबर के हल्के में क्या मसले मसाइल हैं और उस हिसाब से आगे बढ़ें। अच्छा ठीक है, अब ये इलेक्शन सिर्फ 22 महीने रहेंगे इलेक्शन के लिए। अगर हम आज काम शुरू करेंगे, मुश्किल से, मैं कहता हूँ मुश्किल से हम इलेक्शन तक हम अपने हल्कों में कुछ दे सकेंगे।
अच्छा, तो मजीद गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं रहना चाहते आप, ये फैसला हो गया है आरिफ चितोई साहब? नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि वजारत हर मसले का हल नहीं है। तो इस गवर्नमेंट के साथ मजीद चलेंगे आप लोग? नहीं, ये गवर्नमेंट के ऊपर है, हम तो कट्टे चलने जाते हैं, क्यों नहीं? अच्छा, डिमांड लेकिन आपकी ये है कि ये मसले मसाइल हल होंगे तो ही साथ चलेंगे। सिर्फ वजारत देने से मेरा मसला तो हल नहीं हो रहा ना। अच्छा, आपका हल नहीं हो रहा, जिनको मिल गई वजारत उनका तो हो गया हल। वो मुझे पता नहीं, मैं उनके हवाले से मैं नहीं कह सकता, लेकिन जाहिर है मेरे हल्के के हिसाब से आपसे ही रब्ता नहीं किया, जाहिर है सिंध में, जाहिर सही कह रहे हैं आप, ये तो सारी चीजें इमरान खान साहब और जितने भी लोग हैं वो देख रहे होंगे। इकबाल खान साहब क्या कहेंगे, कितने पुरुमीद हैं आप के ईवीएम इंतखाबी इस्लाहात अगर लेकर आती है, बुध का पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया गया है और अपोजिशन कामयाब हो जाएगी इन चीजों को रद्द करने में? बहुत शुक्रिया अली, पहले तो आपको, देखने वालों को, तमाम पैनलिस्ट को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपका जो सवाल है वो सवाल आप काफी अरसे से गर्दिश में है। अगर आप इसको इस तरह देखें कि हुकूमत जो है बेजा हट दर्मी पर उतरी हुई है, इलेक्शन कमीशन ने जिन तहफुजात का इजहार किया उन्हीं तकरीबन तहफुजात का इजहार जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों ने, स्टेक होल्डर्स ने उसका इजहार किया था। होना तो ये चाहिए था कि तमाम सियासी जमातों को एज ए हुकूमत ये डील करते, ना कि एज ए दुश्मन डील करते, एज ए हुकूमत डील करते और इनको एतमाद में लेते कि जनाब यहाँ जहाँ भी आपको मशीन पर जो है एतराजात हैं तो उस पर आए, आपके तहफुजात दूर करेंगे। बनिस्बत इसके कि ये मीडिया पर आके ब्रीफिंग देते हैं, टॉक शोज पर बात करते हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। देखिए, आपने जहाँ तक बात की है कि बुध को होने वाले इजलास में, पहले तो देखिए इस वक्त चैलेंज है हुकूमत के लिए अपने नंबर्स को पूरा करना, जो हमें नजर आ रहा है कि शायद मुश्किल होगा। अगर ये फिर भी हद दर्मी पर उतर आते हैं तो इनके इस कानून को 1 मिनट में इंशाल्लाह हम कोर्ट के जरिए तमाम अपोजिशन जमातें इसको उड़ाने में कामयाब हो जाएंगी। ये कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने तय कर लिया और जनाब मनोन इसको तस्लीम कर लिया जाएगा। ठीक है, ये बहाने ढूंढ रहे हैं भागने के, ये बहाने ढूंढ रहे हैं कि आगे आने वाले इलेक्शन में जो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान की आवाम का हाल किया है, लोगों को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया है, लोगों के घर में फाके कशियां हो रही हैं। पाकिस्तान जिस नहज पर है, ये हमारे नाहिल नालायक वजीर आजम कहते हैं जनाब पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, तो इनको समझाएगा कौन कि पूरी दुनिया में महंगाई तो हो रही है, लेकिन पूरी दुनिया में क्या मजदूर 20,000 रुपए कमाता है, 25,000 रुपए कमाता है, या उनकी आमदनी ज्यादा है? उनकी आमदनी बिल्कुल ज्यादा है। और आप पूरी दुनिया से कंपैरिजन तो करते हैं अपना। अच्छा इकबाल साहब, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इकबाल साहब, ये बताइए कि अपोजिशन और क्या हुकूमती जो इत्तेहादी थे उनसे राब्ता करने के बाद क्या वो भी अभी अपोजिशन के साथ एक पेश पर है? देखें, अभी जो सूरत हाल है, मैं कता कला में माफ अली, बात यह है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है और वो शादी के काबिल हो जाता है तो बाप कहता है जा बेटा अपने फैसले खुद कर ले। तो यहाँ तो सूरत हाल यही है कि अब्बू ने कह दिया है मियाँ जी जाएं अपने फैसले खुद करें, और जब ये अपने फैसले करने जाते हैं जो इनके फैसले करते थे, अब वो फैसलों का इख्तियार इन्होंने कहा जाए बेटा आप खुद करो, अब तो हम तुम्हारे अब्बा रहे नहीं। तो अब जब बेटा फैसले करने जा रहे हैं तो तकलीफ हो रही है। ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं सर, अब्बू जी ने कह दिया है फैसले खुद कर लो। राइट और लेफ्ट बैठे हैं, वो जान छुड़वा रहे हैं कि जनाब क्योंकि अब अब्बू तो साथ है नहीं, तो अब्बू ने कहा कि भाई फ्री हैंड है, सर यही पूछ तो अब्बू की जानिब सर इशारा कर रहे हैं आप, ये नाम भी लेंगे अब्बू का? ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा पाकिस्तान जानता है, और जो भी ज़ी-शऊर आदमी है जो सियासत की समझ बूझ रखता है, जो डेमोक्रेसी पर बिलीव करता है, वो सब जानते हैं। महफूज यार खान साहब, जो हम बात कर रहे थे कि कहीं से इशारा हो गया है इसलिए आप लोग गवर्नमेंट का साथ नहीं दे रहे, हालांकि वजारतें अभी भी मौजूद हैं, आपके पास भी, जीडीए के पास भी, बाप पार्टी के पास भी और दीगर के पास भी। सर देखिए, वजारत से छोड़ना तो आधे घंटे का काम है। तो सर ये आधा घंटा कब आएगा? अभी आ जाएगा, आप फिक्र न करें, अगर यही हरकतें रही तो जल्दी आ जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से वजीर इत्तलात ने हम पे इल्जामात लगाए हैं चैनल पे बैठकर, वो गलत है। अच्छा उसको, अच्छा ये जी अच्छा, जो आप जो कह रहे हैं कि वो इल्जामात हैं, उन्होंने जो कहा है कि बिल इन्होंने बनाया है, साथ दिया है अमीनुल हक साहब ने। जुमला पूरा सुन ले। अमीनुल हक का काम ये था कि इंटरनेट के जरिए जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रह रहे हैं उनसे वोट को किस तरीके से किया जाए, तो उससे IT के मिनिस्ट्री ने अपना काम किया है। काम करने की मायने नहीं है कि जमात ने उनकी हिमायत कर दी है। जब वो बिल आएगा उस वक्त तय होगा कि आया हम उस बिल पे वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अच्छा अभी तक तय नहीं हुआ? कानून को कोई काम दिया जाएगा तो उसका काम है, या अटॉर्नी जनरल को काम दिया जाएगा तो उनका काम है तो हुकूमत की इंस्ट्रक्शन पे अमल करें।
वरना इस्तीफा देके घर चले जाए। सर ये पीपल्स पार्टी की जानिब से जिस तरह इकबाल खान साहब फरमा रहे हैं कि अब्बू का हुक्म आ गया है, अब आप लोग आजाद हो, जिसको चाहे वोट दो, तो इसका मतलब है इशारे के बाद जो है आप लोग अब साथ नहीं रहे। भाई अब्बू के इशारे पे तो शराब की बोतलें शहद बन जाती हैं, अब्बू के कहने पर तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो अब ये अब्बू का तयन तो कर लें आप, अब्बू के कहने पे ही ECL से नाम निकल जाता है ताकि आप एक्सपो में चले जाएं, तो सारे काम तो अब्बू करा रहे हैं ना। तो आपसे भी वही करा रहे हैं। ये देखें, इसमें दो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। MQM ने अपनी वजाहत कर दी है, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने बड़े ही वजाहत के साथ। नहीं सर, वजाहत देखिए सर, नहीं ये बात गलत है, वजाहत नहीं हुई ना, आप सही कर सक रहे हैं ना खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने। हमने वोट देके उनको मुंतखब कराया सेनेटर फरूक नसीम साहब को, लेकिन वजारत हमारी नहीं है। ये सर ये तो मम्मा कर दिया आपने, समझ नहीं आ रही लोगों को कि हो क्या रहा है। मम्मा तो आप कभी फारूक उनसे पूछिए ना, अपने वजीर मोहतरम से, कि वो जब हम इस्तीफे की बात करते हैं तो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन फरूक नसीम भाई ने नहीं दिया था। तो वहीं पर ये बात वाज़ेह हो गई थी कि अब वो सेनेटर जो मुंतखब होता है, वो एक दफा मुंतखब हो गया तो वो अपना टेन्योर पूरा करेगा। अगर पार्टी से उसकी रुकनीत खत्म भी हो जाए तो सेनेट से रुकनीत खत्म नहीं होती है। तो सर कम से कम रुकनीत खत्म कर दें, पता चल जाए कि आपका ताल्लुक नहीं है। एक दफा आप गलबा करवा चुके हैं, दोबारा फिर करवाएंगे क्या? अच्छा अदिल, क्या कहेंगे पीपल्स पार्टी के हवाले से? इकबाल खान साहब ने जो कुछ कहा कि नाहल वजीर आजम है, इनको मालूम ही नहीं है, अपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ाते, एतमाद में लेते, तो आज हम भी शायद इस पर बात कर रहे होते। देखिए इकबाल साहब ने दो बातें की, एक उन्होंने महंगाई की बात की और एक उन्होंने शायद अपने किसी अब्बू का जिक्र किया। अच्छा, अपने अब्बू का जिक्र किया। अच्छा हाँ, मैं दोनों बातों पर रिस्पॉन्ड करूंगा कि महंगाई इस पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट के ऊपर आप चले जाएं तो सारे पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री का सारा डाटा उस पर है कि पाकिस्तान की तारीख में दो अदवार में सबसे ज्यादा महंगाई हुई। एक जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का दौर था और एक आसिफ अली जरदारी साहब का 2009 से 2011 तक का दौर था, जिसमें दुनिया की सबसे, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई हुई। पीपल्स पार्टी का 2009 से 11 तक का दौर था, इन्फ्लेशन 21% पे गई थी, अभी तो 8% पे है पाकिस्तान की। जो महंगाई का फिनोमेना है वो तो एक अलग टॉपिक है, वो तो इनके अदवार के अंदर पाकिस्तान में हालात भी फेवरेबल थे सबका, इनके अदवार में कोविड नहीं आया। आज तो कोविड की वजह से दुनिया में ठीक है महंगाई भी नहीं कर रहा, मैं इस पे कर रहा हूँ, तो वो तो एक अलग पूरा सब्जेक्ट है, उस पर महंगाई पे मैं कर भी नहीं रहा, मैं तो जो इन्होंने अब्बू का जिक्र किया ना, जी अब्बू से मुझे, हाँ, इनके अब्बू से मुझे याद आया कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो है वो अयूब खान को डैडी कहते थे, ठीक है। वो अयूब खान की कैबिनेट से उनकी उंगली पकड़कर सियासत में आए और उनको डैडी कहकर जो है वो सियासत में आए थे, अब्बू बनाकर उनको सियासत में आए थे। ये जिनकी तरफ इशारा है इकबाल खान साहब का अब्बू जिनको कह रहे हैं, मतलब वो पीटीआई वालों का अब्बू नहीं है, उनको देखें, वो पीटीआई वालों का अब्बू नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 साल की स्ट्रगल करके और ग्राउंड लेवल से चला के पार्टी को उठा के वजीर आजम इमरान खान साहब 22 साल इस मुल्क में स्ट्रगल करके जो है वो 1,70,00,000 लोगों के वोट से वजीर आजम बने, ठीक है। तो वो, हाँ, वो उनके वोट से वजीर आजम बने और ये पहले अपने उसका तयन कर लें, ये जरा ये अपने फैसला तो कर लें कि इन्होंने कहना क्या है। जब बारी आती है किसी अहम तकर्रुरी की तो उस वक्त ये कहते हैं कि वजीर आजम जो है वो फैसले नहीं कर रहे, वजीर आजम जो है तो उस वक्त तो फैसला करेंगे वजीर आजम बाइख्तियार है या इनके मुताबिक अपने कॉल और फैल में तो तजाद है मेरे ख्याल से। हाँ, तो मेरे ख्याल से जिन अब्बू का इन्होंने जिक्र किया वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब कहते थे डैडी। इकबाल खान साहब रिप्लाई कीजिएगा, फिर मैं। देखिए मेरा भाई अदिल शायद अभी सियासत में नाम बलद है, इसको पता ही नहीं है कि जुल्फिकार अली भुट्टो जिस वक्त इस मुल्क में सियासत में आए तो उनके बाप का नाम था सर शाहनवाज भुट्टो, जो रियासत जूनागढ़ के प्राइम मिनिस्टर थे। और जुल्फिकार अली भुट्टो जब इस मुल्क में सियासत में आए तो इस वक्त जितने काबिल शख्स जुल्फिकार अली भुट्टो थे उतना शायद मुल्क में चंद एक लोग ही थे।
और जुल्फिकार अली भुट्टो ने जिस डैडी का ये जिक्र करते हैं उस डैडी की हुकूमत पे लात मारकर अपनी सियासी पार्टी बनाई थी, ना कि 22 साल के बाद उनको ये बात समझ आई कि मुझे किसके जूते चाटकर हुकूमत में आना है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने हुकूमत को लात मारकर जब वजीर खारजा थे, पाकिस्तान के नौजवान तरीन वजीर खारजा थे, इस मेरे भाई को, छोटे को, प्यारे को, इसको समझाए जरा कि जुल्फिकार अली भुट्टो थे कौन, उनकी हिस्ट्री क्या है। वो मेरे भाई बात जो है ये इनको समझाना पड़ेगा इनको, क्योंकि नाबलद है जिनका, जिस तरह इनका लीडर नाबलद है। 22 साल तक वो जद्दोजहद करता रहा और 22 साल पहले तक वो एक सीट पर था और अचानक उसको पूरे पाकिस्तान से ऐसे जाके जितवा दिया गया। और इस तरह की सीटें इनको मेरे भाई एमक्यू वाले की मजबूरी कह रहे हैं और अचानक भी कह रहे हैं। देखें 22 साल जद्दोजहद की इन्होंने, 22 साल भी कह रहे हैं आप और अचानक भी कह रहे हैं। मुकम्मल होने दें, मेरी बात मुकम्मल होने दें। 22 साल तक इस मुल्क की आवाम को आपकी बात समझ नहीं आई, आपके प्राइम मिनिस्टर की बात समझ नहीं आई। 22 साल के बाद आपके प्राइम मिनिस्टर को बात समझ आ गई कि मैंने कौन से जूते दबाकर, पैर दबाकर हुकूमत में आना है। तो पाकिस्तान की आवाम ने वोट नहीं दी, तो हम तो पहले दिन से इस आवाम को, इस इलेक्शन को फ्रॉड कहते हैं। हम तो पहले दिन से इस इलेक्शन को मानते ही नहीं है। हमने कब कहा कि आपको आवाम ने वोट दिए? आपको आवाम ने वोट नहीं दिए और इसका रिजल्ट आपको पाकिस्तान में होने वाले सारे बाई इलेक्शन में दे दिया है। इसका रिजल्ट आपको मिलता रहा है, कराची से भी, पंजाब से भी, केपी से भी और दीगर सूबों से भी आपको इसका रिजल्ट मिलता रहा है। आप ये ना समझे कि आप हुकूमत के आने के बाद जहां जहां भी आपके ऊपर से सरपरस्ती हटती गई वहां पर आप जलील और रुस्वा हुए। और इसमें भी यही होगा जो आप उसको करने जा रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है क्योंकि आपकी अब सरपरस्ती शायद डैडी ने खत्म कर दी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आपके डैडी हैं, मैं डैडी जिस तरफ इशारे कर रहा हूँ क्योंकि मेरी पार्टी ने मुझे ये नहीं समझाया, सिखाया कि मैं किसी को किसी के बाप से मुखातिब करूं। मैंने एक जनरल परसेप्शन में कहा है कि डैडी, तो डैडी वो जो है ना आपकी हुकूमत के डैडी, वो उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है। साथ छोड़ दिया है जी, ये जाने की तैयारी कर ले। ये सिर्फ इस चीज पे बुध के रोज के ऊपर अली सरवर साहब मैं एक बात कहूंगा जी। बुध के रोज पे आपने कहा कि अपोजिशन कामयाब होगी या नाकाम होगी। देखें दो चीजें हैं, एक तो इस मुल्क में अगर या तो हमने रिफॉर्म्स करके इस मुल्क को ट्रैक पर लेकर आना है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन करवाने या नहीं करवाने। अगर अपोजिशन या हमारे एलाइज या जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं वो इस चीज को वोट देते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन के प्रोसेस को ठीक करना है तो पाकिस्तान कामयाब होगा। अली डस्का की रिपोर्ट पर उसके साथ खड़े नहीं होते, अब वो आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये बात तो है ना, डस्का पे नाकाम करने में, डस्का पे क्यों कार्रवाई नहीं हुई? इलेक्शन इस्लाहात होते हैं तो पाकिस्तान कामयाब होगा। आज ये सारे पाकिस्तान को कामयाब करने के खिलाफ करें। तारीख जो है उस तारीख में लिखा जाएगा कि जहाँ पाकिस्तान में रिफॉर्म्स की बात होती थी वहाँ ये डस्का की बात कर रहे हैं। चले इस पे भी बात करता हूँ। आरिफ जितोई साहब, ये जो मेरे ख्याल से डैडी की बात हो रही है, आप मुत्तफिक इस बात से कि डैडी की जानिब से अब इशारा नहीं रहा या सरपरस्ती नहीं रही? तो मैंने आपको बता दिया ना कि तारीख में एक ही शख्स था पाकिस्तान की, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, वो अयूब खान को डैडी कहते थे, इसके अलावा तो कोई नहीं कहता था। आज इनके मुंह से मैंने सुना है। यानी पहले ये पूछ कर आ जाए अपनी पार्टी के सीनियर से कि वो क्यों कहते थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब डैडी क्यों कहते थे अयूब खान को, उनकी उंगली पकड़ के शहादत में क्यों आए? पैदा भी नहीं हुए थे बेटा उस वक्त। डैडी का जिक्र कर रहे हो, आपको पता ही कुछ नहीं है। और खान साहब के क्यों कहते थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब डैडी क्यों कहते थे? आपको बताया किसने? उनकी उंगली पकड़ के क्यों आए? उनकी कैबिनेट में फॉरेन मिनिस्टर एक आमिर। आपको किसने बताया? आपको एक और बात बता दूं, आपके डैडी ने बताया? आपको बताया जुल्फिकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान में खान साहब की खेल रहे थे। जितोई साहब, आरिफ जितोई साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? पाकिस्तान की तारीख के वाहिद शख्स रहे। अरे जितोई साहब, ये डैडी की बात हो रही है और डीडीए का नाम भी आ रहा है डैडी के हवाले से। बात कर रहे हैं मार्शल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर थे पाकिस्तान के वाहिद। अच्छा, इस पर मैं आता हूँ दोबारा, अदिल इस पर वापस आता हूँ। जी आरिफ जितोई साहब सर, अगर ये पता नहीं ये क्यों ये डैडी कह रहे हैं, उस हिसाब से फिर बिलावल आसिफ जरदारी को डैडी नहीं कहता जब वो सदर थे।